Good morning. Let us learn about the positive, zero, and negative work done under the chapter Work Energy and Power. किसी भी वर्क को हम पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कब कहेंगे? तो क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रीवियस टर्न पर फॉर्मूला देखा था कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला, जो वर्क है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यूज़ कॉस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। आपको पता है कॉस 0 से लेकर कॉस 90 तक के बीच की जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉस 90 0, कॉस 90 से बड़े एंगल्स दैट मीन्स 90 डिग्री से बड़े एंगल्स और 180 से छोटे या 180 डिग्री ये आपको निगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू द एंगल्स यहाँ पर वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। तो whenever the angle is less than 90 degree but greater than or equal to 0 degree then cos will be positive और उस केस में जो वर्क होगा वो आपका पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में लग रहे हैं तब तो cos 0 हो गया एंगल, और 0 का मतलब वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर वर्क जो भी यहाँ पर हम कर रहे हैं उस केस में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो cos 90 0 होता है, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री के अलॉन्ग हो रहा है, तो उस केस में ये जो ग्रीन कलर से जो फोर्स लिखा हुआ है F, इसने कोई भी काम नहीं किया, इसके थ्रू किया गया वर्क 0 होगा। फर्दर इसी तरह हम देख सकते हैं नेगेटिव के लिए कि अगर एंगल 90 से बड़ा और 180 के इक्वल या उससे छोटा होता है तो उस केस में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए वर्क भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं। अपोजिट लगने का मतलब ये हुआ कि एंगल इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस 180 की वैल्यू -1, इसलिए आपका जो पूरा रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और इस केस में हम कहेंगे इट इज़ नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे जो F ने वर्क किया दैट इज़ द नेगेटिव वर्क डन। ये फ्रिक्शन के केस में होता है, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज 0। जो भी आप हम बात कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं वो कितना वर्क कर रही हैं, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पुल करने का काम कर रहा है अर्थ, और जो भी आपकी सैटेलाइट्स हैं उनको बांध के रखे हुए हैं और उसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, और जो मूवमेंट है सैटेलाइट्स का वो टेंजेंशियल है। तो फोर्स और सैटेलाइट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि सैटेलाइट कोई भी वर्क नहीं कर रहा था। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें, वर्क डन बाय द सन ऑन द अर्थ इज 0, क्योंकि जो भी मोशन हो रहा है वो किस तरह का मोशन हो रहा है कि जो फोर्स है और जो मोशन है बोथ आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस केस में भी कोई भी वर्क साइंस की लैंग्वेज में कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। इस तरह अगर इस बच्चे की बात करें, जिस तरह से ये बॉल को वर्टिकली अपलिफ्ट कर रहा है, तो व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन बाय आवर फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने उसको किधर धक्का दिया? ऊपर की तरफ धक्का दिया। हमने किधर की तरफ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। बॉडी ने मोशन किधर किया? ऊपर की तरफ किया। तो हमारे थ्रू लगाया गया फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, और उस केस में हमारे थ्रू किया गया वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो आपको पता है ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम करेगी? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो और बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है, उस केस में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा और उस केस में ग्रेविटी के थ्रू किया गया वर्क नेगेटिव होगा। लेकिन जब बॉल ऊपर जाने के बाद वापस बाउंस मतलब फॉल हो रही है नीचे, तो जब वो फॉल हो रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी इट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी किधर काम कर रही है, नीचे की तरफ, और अब बॉडी भी किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इसीलिए ग्रेविटी के थ्रू किया गया वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो ग्रेविटी के थ्रू किया गया वर्क नेगेटिव, और जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटी के थ्रू किया गया वर्क पॉजिटिव। नाउ लेट अस सी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल फोर्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बार बार बदल रहा है। तो लेट अस सी हियर, हम यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू उसको बता रहे हैं कि दिस इज द एक्स, ओ एक्स इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और एफ एक्स इज द वेरिएबल फोर्स। जहाँ पर ये जो फोर्स है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से फोर्स की वैल्यू बदल जा रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, किस तरह ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो लेट अस पॉइंट आउट हेयर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हमने एक्स आई से रिप्रेजेंट किया है और फाइनल पोजीशन को हमने एक्स एफ से रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में ढेर सारे स्मॉल डिवीजन्स बनाते जाएंगे और जो उनकी जो थिकनेस है हर एक डिवीजन्स की, उसको बहुत ही स्मॉल लेंगे। उसको हम स्मॉल का मतलब डेल्टा एक्स मान ले रहे हैं। तो ये जो छोटा सा आपको जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हमने किए, बहुत सारे डिवीजन्स, जितने छोटा पॉसिबल डिवीज़न है उतना छोटा पॉसिबल डिवीज़न हमने यहाँ पर कर लिया है और उस स्मॉल डिवीज़न को हम डेल्टा एक्स मान रहे हैं। तो इस रीजन के लिए, डेल्टा एक्स रीजन के लिए जो फोर्स है, क्योंकि ये डिवीज़न स्मॉल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। उस डेल्टा एक्स रीजन में जो फोर्स होगा उसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं फॉर अ स्मॉल इंटरवल। तो जब हमने स्मॉल इंटरवल के लिए चूज़ किया तो वर्क भी होगा वो स्मॉल होगा। तो आपका जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क दैट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये तो हो गया स्मॉल वर्क के लिए। अब इसी तरह टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए जितने भी डिविजन्स बने हैं उन सबको फिर हम ऐड कर दें। कहाँ से, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस तक। तो हमको ओवरऑल वर्क मिल जाएगा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दिस इज द टोटल वर्क। किस तरह से किया, क्लियर है। इफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर अलाउड टू अप्रोच जीरो देन द समेशन अप्रोचेज अ डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। यानी कि अगर हमने ये जो डिविजन्स बनाए हैं इनको इतना ज़्यादा स्मॉल ले लें, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो उस केस में जो इस कर्व के अंदर का एरिया आएगा वो पूरा एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हमने बहुत ही स्मॉल ले लिया देन वी आर एबल टू राइट लिमिट लगाते हुए, और जैसे हमने लिमिट लगाया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। ये हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था, चैप्टर मोशन में। तो वहाँ पर कि जब हम बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ डिविजन्स लेते हैं देन समेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द वर्क डन by the variable force. I hope it's clear now. Now we are focused about the energy. What is energy? Energy is the ability to do work. कितना आप काम कर पा रहे हो, बिना थके आप कितना काम कर सकते हो, आपकी एबिलिटी कितनी है करने की, दैट इज द एनर्जी। या इसी को हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. That means कि आप कितना काम कर ले रहे हो वही कितना काम जो है आपका, that is the energy. एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है
और SI यूनिट क्या होती है, जो वर्क की होती है, यानी कि जूल। सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होगी, अर्ग होगी। जैसे रिलेशंस आपने वर्क के लिए पढ़े हुए हैं, बिल्कुल वही रिलेशन यहाँ पर एनर्जी के लिए भी होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें एनर्जी कौन कौन सी होती है, तो यू नो इट, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज है, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, ये सब आपने पढ़ रखा हुआ है। तो अभी जो आपको पढ़ना है क्लास 11th में, यू हैव टू फोकस अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी से मिलकर बनती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो लेट अस सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। यू नो द काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, बॉडी में जो भी मोशन हो रहा है उसके कारण जो आप मोशन करते वक्त जो एनर्जी मिल रही है उसको, या जिस एनर्जी से वो मोशन कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, पढ़ रखा है क्लास 9th में, हाफ mv²। तो अभी भी हम इसको देख लेंगे। एवरी मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी होगी ही होगी, और क्योंकि वो मोशन में है इसलिए कौन सी एनर्जी होगी, कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी होगी, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। सो लेट अस सी हियर, अ मूविंग क्रिकेट बॉल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखिए यहाँ पर बॉल आई उसके पास, तो बॉल मोशन में थी, तो बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट अस सी हियर द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी बॉडी का मास m मान लें और वो हम कहें कि इनिशियली दैट बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी u and if a force F is applied on the body for time t, then its velocity becomes v। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मान लीजिए कि हमने जो भी फोर्स लगाया है F, वो t टाइम के लिए लगाया हुआ है, जिससे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u चेंज होकर क्या हो गई, v हो गई है। देन द वर्क डन, आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें आपने m को अलग कर दिया है और एक्सेलरेशन इनटू पोजीशन का एक साथ प्रोडक्ट लिख दिया है। नाउ सिंस यू नो द फॉर्मूला, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम as की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ v² माइनस u²। नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने वैल्यू पुट की, वी गेट m इंटू एट द प्लेस ऑफ as, जब हमने वैल्यू पुट की, देन वी गेट m इंटू हाफ v² माइनस u²। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, हाफ mv² माइनस u²। This work done is possessed by the body in the form of kinetic energy। तो therefore फॉर्मूला क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। अब अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट में होगी, तो अगर बॉडी रेस्ट में थी तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अब आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है, क्योंकि अभी आपने क्या लिखा, हाफ mv²। तो m के प्रोपोर्शनल और v वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इफ मास डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो, क्योंकि ये तो वेलोसिटी स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, तो जब वेलोसिटी स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है तो मास वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम मास को हाफ कर दें, जब मास को हाफ करेंगे तो
काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको बताने की कोशिश की है। तो सिंपली आपको हमेशा ये याद रखना है कि मास जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी उसी के प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ेगी, और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी मास या काइनेटिक एनर्जी उसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि फॉर्मूले में आप लिखते हो m, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका जो स्क्वायर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो v स्क्वायर आता है, m v स्क्वायर, तो किसी भी क्वांटिटी का अगर नेगेटिव वैल्यू है तो स्क्वायर करने पे तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसीलिए मास भी पॉजिटिव और v स्क्वायर का जो भी रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी। फर्दर काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। द टर्म स्पीड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। आप जो वेलोसिटी कह रहे हैं उसकी जगह पर हम स्पीड भी बोल सकते हैं। क्यों स्पीड बोल सकते हैं? क्योंकि जो आपकी जो वेलोसिटी है वो तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दिया? v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो आप चाहो तो वेलोसिटी स्क्वायर बोलो या वहाँ पर आप स्पीड टर्म का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क एनर्जी थ्योरम। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर द क्लास 11th। क्या है ये थ्योरम? इट इज़ द सिंपल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू वर्क। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी u is acted upon by a force for time t, then let v be the final velocity or s be the displacement of the body at the end of time। तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन यूज की जाए, then we get v square minus u square is equal to 2as। now multiplied by बोथ साइड बाई m/2। जैसे हमने m/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, और जब इस साइड मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गया और आपको क्या मिला? mas। आपको पता है ma इज इक्वल टू फोर्स, तो एट द प्लेस ऑफ ma वी जस्ट पुट द f। तो आप देखिए यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर और fs क्या है आपका? w। नाउ हाफ mv स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू kF माइनस KI, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। कि कितना वर्क हुआ? तो आप सिंपली कह सकते हो जब बॉडी ने मोशन किया और उसके मोशन में कितना चेंज हुआ, तो जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो है ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन। Now let us see here work energy theorem for variable force। अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्म क्या होगा? तो ये है तो वही एनर्जी और वर्क के बीच का रिलेशन। तो लेट अस सी हियर व्हाट इज द रिलेशन। तो सिंपली वी विल से कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल राइट dk बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो d बाई dt हाफ mv स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सही कर लें। आपको फॉर्मूला पता है कि d बाई dx x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो n सामने आ जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में और उसकी एक पावर डिक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर तो कोई टर्म t का दिया नहीं है इसलिए हमने क्या किया? dv से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है। जैसे हमने dv से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं mv dv बाई dt। m dv बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt?
यू नो dv/dt इज द एक्सेलरेशन। तो क्या बन गया, m इंटू एक्सेलरेशन। अब m इंटू एक्सेलरेशन आपको क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, देन यू गेट हियर फोर्स इंटू वेलोसिटी। नाउ dk/dt इज इक्वल टू फोर्स और v क्या होता है, dx/dt। तो dt दोनों तरफ से हटा सकते हैं, हम लिखेंगे dk इज इक्वल टू f dx। जैसे हमने ये लिखा, अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जैसे हमने इसको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में इंटीग्रेट किया, हमको मिल गया kf माइनस ki इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में फोर्स का इंटीग्रेशन। और यही आपकी क्या है, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स। दिस इज द इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।